आई थिंक चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, तो ये तो चैप्टर वाज नियरली कंप्लीट। एक दो चीज़ें रह गई थी, वो अभी कर लेते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ग्राफ्स बनाना और फिर उनको रीड करना सीखा था। मैंने कहा था उसमें आपने लैंग्वेज का ख्याल रखना है कि उसमें जो है वो कभी कभार कंफ्यूजिंग वर्ड्स लिखे होते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको मीडियंस, क्वार्टाइल्स ये सब कैलकुलेट करना सिखाए थे, सही है। उसमें जो जो चीज़ें नोटिस करने वाली होती हैं, डेसिमल्स आ रहे हैं तो क्या करना है एंड सो ऑन, ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। और जो है वो वालेकुम सलाम। एंड हमने जो है वो फिर इनको प्लॉट करना सीखा था। हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मीडियंस और क्वार्टाइल सीखे थे, कि मैंने आपको चीज़ें बता दी थी। फिर हमने बनाना सीखा था बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट। बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट यूज़ करता है क्वार्टाइल्स और मीडियन को, और वो आपको शेप ऑफ द डेटा जो है वो बताता है, सही है। फिर आपने कंपेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशंस हम बात कर रहे थे। आई थिंक हम इसकी बात कर रहे थे, कंपेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशंस, सही है। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो आई थिंक नहीं आई है, और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। लेट मी जस्ट ब्रिंग दैट स्क्रीनशॉट फ्रॉम समवेयर। सर एक चीज़ है जो बुक के अंदर स्किप हो गई है मुझसे इस साल एडिट करते हुए। मैं आपको पिछले साल वाली बुक से शायद इसको कॉपी पेस्ट कर सकूँ मैं। आई थिंक ये लास्ट ईयर भी कुछ गड़बड़ हुई थी। आपको याद हो तो हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर शुरू में जो है वो मैंने आपको ये वाले डायग्राम्स दिखाए हुए हैं। तो ये इसमें हमने पॉजिटिव स्क्यू, नेगेटिव स्क्यू और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी कि डेटा किस तरह का शेप बना रहा है, उस पर होता है। इसका एक एनालिसिस भी होता है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम अपने पास। सही है। जब मैं आपको कमेंट करने को कहूँ किसी आंसर पे, तो एक तो हमने डिसाइड किया है कि हम एक जनरल कमेंट करते हैं कि मीडियन कितना ऊपर नीचे है, सही है। एक हम स्प्रेड पे कमेंट करते हैं, और एक और हम जो कमेंट कर सकते हैं वो स्क्यूनेस पे कर सकते हैं। स्क्यूनेस क्या बताती है कि किस तरफ टेल बन रही है, किस तरफ ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है डेटा एंड सो ऑन। या वैसे मुझे डायग्राम देख के भी बता सकते हैं कि देखें इसका जो क्वार्टाइल 3 है वो ज़्यादा दूर है कंपेयर टू क्वार्टाइल 1। गर्ल्स की बात कर रहा हूँ मैं, सही है। बॉयज़ में क्या हो रहा है, तकरीबन बराबर डिस्टेंस है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो बॉयज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसी डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सही है। गर्ल्स का क्या हो रहा है कि अगर मैं इसका शेप भी थोड़ा सा आपको बना के दिखाऊं, तो इसका शेप जो बन रहा है वो यूं करके बन रहा है, सही है। इसका शेप जो है वो यूं करके बन रहा है, इसकी टेल ज़्यादा राइट पे जा रही है, तो मैं कहूँगा कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा है। नंबर से कैसे पता चलता है अर्दिल, तुम ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट करोगे कि अगर तुम्हारा अपर क्वार्टाइल और मीडियन का डिस्टेंस जो है वो लोअर क्वार्टाइल और मीडियन के डिस्टेंस से ज़्यादा है, जो यहाँ पे नज़र भी आ रहा है तुम्हें, तो तुम कहोगे इट्स अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये दूसरी साइड पे ज़्यादा होता तो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी एक कमेंट है जो हम कर सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर, सही है। आई कुड मेक दैट कमेंट इन क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का डेटा बन रहा है, सही है। तो एक चीज़ ये मिसिंग थी, इसलिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। इसको आप अपने पास लिख लें कि ये PDF में पेस्टेड है, यू कैन कॉपी दिस लेटर, सही है। अब हम कंपेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर रहे थे, और हमने एक बात जो की थी वो की थी आउटलायर्स की, सही है। आउटलायर्स जो हैं वो क्या होते हैं, दे आर अनयूजुअली लार्ज और अनयूजुअली स्मॉल डेटा वैल्यूज़, और वो क्या करते हैं, वो डिस्टॉर्ट करते हैं आपके डेटा को। लेकिन जो आप एनालिसिस कर रहे होते हैं वो या तो मीन को देख के कर रहे होते हैं, या मीडियन को देख के कर रहे होते हैं, या मोड को देख के कर रहे होते हैं,
सबसे ज़्यादा जो आउटलायर्स का इम्पैक्ट आता है वो मीन के ऊपर आता है, और उसी तरह मीन के साथ स्टैंडर्ड डिविएशन होती है तो उनके ऊपर आता है। अगर किसी डेटा सेट में आउटलायर्स हैं, अनयूजुअली लार्ज या अनयूजुअली स्मॉल डेटा वैल्यूज़ हैं, तो आप जो है वो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन पे रिलाई ना करें। आप किस पे रिलाई करें? आप मीडियंस और इंटरक्वार्टाइल रेंज पे रिलाई करें। सही है? ये यहाँ पे सारी बातें ये वाली लिखी हुई। ओके, ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपने मार्क कर लेने, ये एग्ज़ाम में कभी कभार पूछे जाते हैं। सही है? अभी आप होमवर्क भी करेंगे तो एक दो सवाल ऐसे आएंगे, एक एक मार्क का सवाल होता है और वो आपसे पूछता है कि भाई क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज। सही है? पहले मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन में और डिटेल बता देता हूँ कि कभी कभार आप जब बनाएंगे बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट तो आपको कंपेयर करना हो। और ये देखें, ये मेरी 2 क्लासेस का डेटा है। द फॉलोइंग डेटा ऑन मार्क्स ऑन अ टेस्ट आउट ऑफ 30 फॉर 2 क्लासेस ए एंड बी। सही है? ऑन एवरेज क्लास बी हैज़ डन बेटर देन क्लास ए। इस क्लास ने बेहतर परफॉर्म किया है। कैसे पता चल रहा है? मीडियन से पता चल रहा है। सही है? ऑन एवरेज। ओके, मीन नहीं निकाला मैंने, ऑन एवरेज। एवरेज जो है वो मीन मीडियन मोड तीनों को कहते हैं। सही है? मीन इज जस्ट वन टाइप ऑफ एवरेज, मीडियन इज अनदर टाइप ऑफ एवरेज। सही है? क्लास बी ने जो है वो रिलेटिवली बेहतर परफॉर्म किया है। ओके, ऑन द अदर हैंड देर इज मच ग्रेटर स्प्रेड ऑफ मार्क्स इन क्लास बी देन इन क्लास ए। ये आपको नज़र आ रहा है? ज़्यादा स्प्रेड आउट है डेटा का, कम स्प्रेड आउट है डेटा। इंटरक्वार्टाइल रेंज से डिसाइड करते हैं। सही है? वैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ को भी दे। सही। The other striking feature here is that the top half of the marks in class B are very spread out comparison with the bottom half of class B. यानी इसके जो टॉप 50% लोग हैं उनके मार्क्स फिर भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हैं। एक बच्चे के नियरली फुल मार्क्स आए हुए हैं। सही है? एक और बच्चा क्लास ए में है जिसके मार्क्स को यहाँ पे प्लॉट किया गया है। क्यों? क्योंकि वो क्लास ए का आउटलायर है। क्लास ए में सेकंड हाईएस्ट जो आए हुए हैं वो तकरीबन 17 मार्क्स आए हुए हैं, लेकिन एक बच्चा है जिसके फुल मार्क्स भी आए हुए हैं। अगर इस फुल मार्क्स वाले बच्चे को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता तो ये स्टेम एंड लीव डायग्राम ऐसा बन जाता, जो बहुत ही ऑकवर्ड होता। क्यों? क्योंकि यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये नेगेटिवली स्क्यूड डेटा है, इस साइड पे ज़्यादा वेट है ना। सही है? ये नज़र आ रहा है कि नेगेटिवली स्क्यूड डेटा है बेस्ड ऑन द नंबर्स दैट आई जस्ट शोड यू। यहाँ पे अगर इसको नोटिस करें, सही है, कि उसका लोअर क्वार्टाइल ज़्यादा दूर है अपर क्वार्टाइल से। तो जो है, अगर यहाँ पे बना दूँ तो फिर अजीब सा डेटा बन जाएगा, इसलिए आउटलायर्स को जो है वो जनरली एक्सक्लूड कर दिया जाता है। सही है? यू एक्सक्लूड देम व्हेन यू आर drawing box and whiskers plot. You exclude them when you want to calculate mean or median tiles and so on. Okay, यहाँ पे क्लियर है? अब ये एक क्वेश्चन है जो मैं जनरली पढ़ा देता हूँ। टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी पास्ट पेपर्स में देखा नहीं, बट इट्स सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग कि भाई रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं। सही है? A group of athletes frequently run around a cross-country course and training. The box and whiskers plot below represents the time taken by athletes A, B, C, and D to complete the course. सही है? Compare the times taken by athletes C and D. क्या कंपैरिजन करोगे बताओ? कौन सा ज़्यादा तेज़ है? टाइम है। He is generally faster than C. सही। एक का देखो नेगेटिवली स्क्यूड डेटा है और एक का पॉजिटिवली स्क्यूड, तो डी इज नेगेटिवली स्क्यूड, डी इज पॉजिटिवली स्क्यूड। लेकिन डी का डेटा मुझे ज़्यादा स्प्रेड आउट लग रहा है ना। डीज डेटा इज मोर स्प्रेड आउट बेस्ड ऑन इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब इसको आउटलायर कह सकते हैं नहीं है, अभी डिसाइड करते हैं। सही है? ओके, तो अगर आपके पास, आप कोच होते हैं और आपके पास 2 एथलीट्स की चॉइस होती है, आपके पास ये ग्राफ आता, तो आप क्या करते? आप डी को भेजते रेस के लिए, क्योंकि सी आपको पता है कि सी और डी में
बी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, सही है। अब वो आगे इंटरेस्टिंग बातें कहते हैं। Assume that the distributions above shown are representative of the times that the athletes would take in a race over the same course. Which of the athletes A और B आपकी टीम में जो है वो A और B हैं, सही। Would you choose if you were asked to select one of them to win a race against C? आपका कंपटीशन जो है वो C वाले बंदे से होने वाला है, सही है। आपकी टीम में A और B हैं, आप किसको भेजेंगे? A को, क्यों? A is nearly every time faster than C, सही। सारे इंस्टेंसेस में ए ने कम टाइम लिया हुआ है, सी ने ज़्यादा टाइम लिया हुआ है, सही है। तो हम कहेंगे कि फॉर मोस्ट ऑब्जर्वेशंस ए इज फास्टर देन सी। ऑन द अदर हैंड बी जो है वो कभी कभी हार भी जाता है सी से, है ना, क्योंकि सी का डेटा सारा है यहाँ पे, बी का डेटा बहुत दूर तक स्ट्रेच हो रहा है, सही है। ये बात समझ आई? डी, अगर आपकी रेस जो है वो डी से होने वाली है तो आप किसको भेजेंगे, ए को या बी को? क्यों? अब अगर ए को भेजा तो ए तो डेफिनेटली हार के आएगा डी से, है ना, क्योंकि ए का फास्टेस्ट टाइम भी अगर मैं देख लूँ, सही है, ए का सबसे लीस्ट पॉसिबल टाइम भी देख लूँ तो वो डी के हाईएस्ट पॉसिबल टाइम के तकरीबन बराबर है। तो इन मोस्ट केसेस ए वुड लूज अगेंस्ट डी। लेकिन बी जो है वो बहुत इनकन्सिस्टेंट बंदा है, कभी वो बहुत तेज़ भागता है और कभी वो बहुत स्लो भागता है, दिस इज़ एन एडवांटेज, दिस इज़ नॉट। अब ये अभी जो है ना बातें लगती हैं कि भाई ये कौन इस्तेमाल करेगा, दिस इज एन एक्चुअल मूवी कॉल्ड मनी बॉल। वो ब्रैड पिट की एक मूवी है जिसमें वो बेसबॉल का कोच होता है, सही है, मैनेजर होता है टीम का, और सिर्फ डेटा को देख के ना टीम बनाता है और टीम जाके चैंपियनशिप जीतती है। तो उसने डेटा को देखा होता है, उसको नहीं पता होता कि बंदा कौन है, क्या करता है। उसने बहुत सारा डेटा जो है ना वो अक्यूमुलेट किया, इट्स ए रियल स्टोरी, कोई फेक स्टोरी भी नहीं है। आज भी आप देखेंगे तो आपके जो हैं वो टीम्स में डेटा एनालिस्ट हर जगह होते हैं, चाहे हमारे वालों को पता नहीं डेटा आता हो या ना आता हो, लेकिन होते ज़रूर हैं, सही है। देर इज़ वन इन एवरी टीम। वो अभी पाकिस्तान की डेटा एनालिस्ट की दुकान ही चली थी काफ़ी सारी, बट डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। एक और मैं एप्लीकेशन आपको, आपने हॉर्स रेसिंग देखी है? अगर आपको पता हो तो घोड़ों को जो है ना वो ऐसे ही सेलेक्ट किया जाता है कि व्हाट इज़ देयर फास्टेस्ट पॉसिबल टाइम, व्हाट इज़ देयर स्लोएस्ट पॉसिबल टाइम, इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो तो एनिमल्स है ना, सही है, उनमें वो ह्यूमन टेंडेंसीज तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक पर्टिकुलर उस पर ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, उनकी हेल्थ कैसी है उस पर डिपेंड कर रहा है, उनकी ट्रेनिंग कैसी हुई है उस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर। अब अब डेटा साइंस एंड स्पोर्ट्स इज़ एन एंटायर फील्ड। पूरी दुनिया में आपको जितने स्पोर्ट्स टीम्स मिलेंगी वहाँ पे डेटा एनालिस्ट ज़रूर होते हैं, एंड समटाइम्स दे वेरी हाईली पेड इज़ वेल। क्यों? क्योंकि भाई डेटा का गेम है सब कुछ। ओके, एंड आई कैन ऑनेस्टली टेल यू कि भाई ये देखो ये एक्चुअल बनाए जाते होंगे ग्राफ, somewhere these graphs are probably drawn not with this small amount of data but with large amounts of data। इंपॉर्टेंट बात होती है। ओके, तो अब डी के अगेंस्ट किसको भेजना है? बी को भेजना है, बी, बिकॉज ए विल सर्टेनली लूज, सही है। तो हार क्या आएगा? विच एथलीट वुड बी मोस्ट लाइकली टू विन अ रेस अगेन बिटवीन ए एंड बी? अगर ए और बी की आपस में रेस हो जाए, मोस्ट लाइकली, क्यों? और मोस्ट लाइकली का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। तुम कह रहे हो कि ए की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, नंबर्स में बताओ मुझे। डेटा के नंबर्स में बताओगे? देखो ये अपर क्वार्टाइल प्लॉट हुआ है, क्वार्टाइल 3, सही। ये 75% ऑफ द डेटा है फॉर ए, डू यू एग्री विद दिस? और बी का ये क्या है? मीडियन है, और बी के लिए ये 50% ऑफ द डेटा है। तो यानी
ऑन 75% टाइम्स, ए का जो टाइम होता है वो 31 मिनट्स होता है, बी का जो टाइम है वो 31 पॉइंट समथिंग होता है, वो भी 50% ऑफ द टाइम्स, तो 50% ऑफ द टाइम्स इज स्लोअर। मोस्ट लाइकली का मतलब मैं नंबर्स में बताऊंगा प्रोबेबिलिटी, तो ए इज मोर लाइकली बिकॉज 75% ऑफ एज टाइम्स आर लेस देन 31 minutes. Okay, on the other hand, B's times are more than 31 minutes. Okay, 50% of B's times are more than 31 minutes. तो ये बातें समझ आ गई? कोई सवाल? नहीं है कोई सवाल? चलें, अब देखते हैं एग्जाम्पल 2.10। भाई अब मैं आपको बताऊंगा आउटलायर्स कैसे निकालते हैं। अब ये सवाल मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, रेपिटेशन है, नई चीज़ है वो अगले पेज पे है, अब इस पेज पे तो नहीं है। एप्लीकेंट्स फॉर एन असेंबली जॉब आर रिक्वायर्ड टू टेक अ टेस्ट ऑफ मैनुअल डेक्सटेरिटी। सही, उनका मैथ का टेस्ट ले रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, द टाइम्स इन सेकेंड्स टेकन टू कंप्लीट द टास्क बाय 19 एप्लीकेंट्स वर एज फॉलोज। सही है, मिनट्स में दिया हुआ है, इन सेकेंड्स, सॉरी सेकेंड्स में दिया हुआ है। सही है, फॉर दिस डेटा फाइंड द मीडियन। अब मीडियन के लिए पहले क्या करना पड़ता है? अरेंज करना पड़ता है भाई डेटा वैल्यूज़ को, उसके बगैर मीडियन नहीं आ सकता। फिर मीडियन का फार्मूला होता है हाफ ऑफ n+1 th। तो 19 एप्लीकेंट्स है, हाफ ऑफ 19+1 th इज 10। सही है, अब अली एक काम मैं ये कर सकता हूँ, मैं बैठ के सारा डेटा लिखूँ। सही है, दैट्स फाइन, इफ़ यू वांट टू डू दैट यू कैन डू दैट। मुझे ये लगता है कि कभी कभार जब इस फॉर्म में डेटा हो तो मैं जो है वो सिर्फ नंबरिंग करके भी काम चला सकता हूँ। सबसे छोटा नंबर क्या नज़र आ रहा है? 48। तो ये फर्स्ट नंबर है, ये मुझे 49 का ही नज़र आया था। सेकंड नंबर है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, फिर 72, नाइन्थ, टेंथ। लेकिन ढूंढना उसमें भी इतना ही पड़ता, अगर मैं लिस्ट बनाना शुरू करता तो ढूंढना तो इतना ही पड़ता मुझे, क्योंकि मुझे लंबे अरे असेंडिंग में ही ढूंढना है ना। यहाँ पे मैंने दोबारा लिखे बगैर आपको बता दिया कि 10th नंबर ये आया है। सही है, तो 10th नंबर क्या आया है? तो मीडियन कितना हो गया? 72। अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल 1/4 ऑफ n+1 th, क्वार्टाइल 1, तो ये बनेगा फिफ्थ। सही है, फिफ्थ। फिफ्थ में ऑलरेडी मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है कि ये 61 हो जाएगा। क्वार्टाइल 3, 3/4 ऑफ ये, सॉरी 19+1, 15th। तो अब 10th तक तो आपने गिन लिया है ना? 11th, 12th, नहीं सॉरी 12th, 13th, 14th, 82। सही है, ले रहे हैं यहाँ तक? तो अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल भी निकाल लिया मैंने। सही है,
तो मैंने टेक्निकली वैसे थोड़ा सा काम अवॉइड किया है, मैंने जो है वो नंबर वो लिखना जो है ना वो अवॉइड किया, 5 नंबर भी कम लिखे मैंने। अगर मैं लिस्ट बनाता तो मुझे नहीं पता होता कि लिस्ट कहाँ पे ख़त्म हो रही है, मैं सारे नंबर्स लिखता। और फिर जो है वो मैं मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ती क्योंकि मुझे एक एक करके नंबर तो ढूंढना ही है। सही है। तो मैंने इसमें थोड़ा इंटेलिजेंटली काम किया है कि मैंने सिर्फ नंबरिंग करके जो है वो नंबर ढूंढ लिया। ओके। फिर यहाँ पे अब ये क्या कहता है, असल सवाल है आइडेंटिफाई एनी आउटलायर्स इन द डेटा सेट। उससे पहले मैंने थोड़ा सा लेक्चर लिख दिया आपके लिए। The quartiles of a data set can also be used to assess whether the data set has any outliers. Outliers are unusual or freak values which differ greatly in magnitude from the majority of the data value. सही, ये बात मैं पहले आपको बता चुका. But just how large or small does a value have to be an outlier? There is no simple answer to this question, but one of rule of thumb developed by the statistician John Tukey is to use fences. वो कहता है कि फेंसेस बना लो। फेंसेस क्या हैं? उसने कहा द अपर फेंस इज एट अ वैल्यू ऑफ 1.5 टाइम्स द इंटरक्वार्टाइल रेंज अबव द अपर क्वार्टाइल एंड द लोअर फेंस इज एट 1.5 टाइम्स द इंटरक्वार्टाइल रेंज बिलो द लोअर क्वार्टाइल। सही है, उसके फार्मूला उसने लिख के दिया। सही। अब ये जब पहली दफ़ा सवाल पास पेपर्स में आया तो इसी तरह लिखा हुआ आया था। पार्ट 3 में देखो लिखा हुआ है, ये पास पेपर का सवाल है। लेकिन अब जब आएगा तो वह एक्सपेक्ट करता है कि आप पढ़ के आएँ, आपने पास पेपर देखे हुए। हर दफ़ा रूल लिख के नहीं देगा। तो अब आपने क्या करना है, अपर फेंस और लोअर फेंस का रूल खुद से याद रखना है। सही है। तो अब आपका अपर फेंस क्या बनेगा, बनाओ। एक मिनट यार, कुछ गड़बड़ कर रहा है। आपका अपर फेंस क्या बनेगा? क्वार्टाइल। ये सॉरी, यहाँ पे कुछ टाइपो है, एक मिनट रुको। दिस इज Q3, कैन यू करेक्ट दिस प्लीज? Q3। तो Q3 इज 82 प्लस 1.5 टाइम्स 82 माइनस 61। लोअर फेंस 61 माइनस 1.5 टाइम्स 82 माइनस 60। 113.5। 50.5। चेक कर लेते हैं। सही है। यानी कोई वैल्यू अगर 29.5 से छोटी हो या 113.5 से बड़ी हो तो उसको जो है वो आउटलायर कहेंगे। सही। तो अब आप देखें आपके डेटा में कितने आउटलायर हैं। 229 भी आएगा और 165 भी। सही है। ऑल्दो ये 102 जो है ये निस्बतन बड़ी वैल्यू है, कंपेयर करूँ मैं बाकी सारी वैल्यूज से तो बड़ी वैल्यू है। ये 102 बाकी सबसे बड़ी वैल्यू है, बट ये आउटलायर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इस रेंज के अंदर फॉल कर रहा है। मैं अपर फेंस और लोअर फेंस के अंदर ही हूँ। सही है। इससे बाहर होऊंगा, 113.5 से ऊपर चला जाऊंगा या 29.5 से नीचे चला जाऊंगा तो मैं आउटलायर हूँगा। सही है। तो ये हो जाएगा 229 और 165। दो आउटलायर आपने आइडेंटिफाई किए। दिस इज ऑल्सो अ पास्ट पेपर क्वेश्चन इस तरह का। ये तो बुक से लिया हुआ है, पर इसी तरह का एक पास्ट पेपर का सवाल भी है कि वो आइडेंटिफाई करने को कहता है वेदर इट्स एन आउटलायर और नॉट। सही है। समझ आ गया सबको? अच्छा, फिर
चेक कर लो। अच्छा, ये फिर बाद में कहता है कि illustrate that the data by a box and whiskers plot outliers if any should be denoted by a star and should not be included in the whiskers। अब मैं ये दोबारा भी मेहनत नहीं कर रहा इसमें, क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि ये स्टार इस तरह बनता है। आप ये जिस तरह आउटलायर आपने बनाया हुआ है, आप अपने 229 और 165 को इसी तरह बनाएंगे। आपका विस्कर कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, जो आपका हाईएस्ट नंबर था, आई थिंक 102 हाईएस्ट नंबर है, तो आपका विस्कर जो होगा वो 102 तक बनेगा, और बाकी 229 और 165 जो होंगे वो एज आउटलायर्स नज़र आ रहे होंगे। सही है, इसका थोड़ी सी जगह भी कॉन्स्ट्रेंड है, तो इसलिए मैं नहीं करा रहा। सही है, यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस क्वेश्चन आउट लेटर ऑन। ये पास पेपर का ही सवाल है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि ये वर्ड्स में इस तरह लिख के दिखाता है। अगर आपको ये कन्फ्यूजन है हो रही है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये वही लिखा हुआ है, अपर फेंस और लोअर फेंस। उसको वर्ड्स में कैसे लिखता है, विच इज़ मोर देन 1.5 टाइम्स द इंटर क्वार्टाइल रेंज अबव द अपर क्वार्टाइल, यानी Q3 प्लस 1.5 टाइम्स इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड 1.5 टाइम्स इंटर क्वार्टाइल रेंज बिलो द लोअर क्वार्टाइल। तो ये उसी तरीके से सही है। क्वेश्चन भी वैसा ही है, बना के देखेंगे तो हो जाएगा। दिस इज नथिंग अनयूजुअल अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, दैट फिनिशेस दिस चैप्टर। सही है, एक लंबा चैप्टर है। उसकी वजह क्या होती है कि 7 में से 2 सवाल जो होते हैं वो इसी के होते हैं। सही है, एक कोई कैलकुलेशन बेस्ड और एक इस तरह का ग्राफ बेस्ड। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि पेपर में आप देखेंगे इन 90% ऑफ द पास पेपर्स, या तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना होगा, या हिस्टोग्राम बनाना होगा, या बॉक्स एंड विस्कर्स बनाना होगा, या स्टेम एंड लीव डायग्राम बनाना। कोई एक डायग्राम तो ज़रूर होता है, कभी कभार 2 भी होते हैं, कि वो स्टेम एंड लीव भी बनवाता है और फिर उसी का बॉक्स एंड विस्कर्स भी बनवाता है। सही है, तो ये सारे डायग्राम्स आपको आने चाहिए। दीज आर इजी मार्क गेनिंग क्वेश्चन। और मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसा हिस्टोग्राम भी आया हुआ है, 2018 का सवाल है या 17 का सवाल है, जो मेजॉरिटी गलत करके आई थी, वो एग्जामिनर रिपोर्ट में भी यही आया था। मोस्ट पीपल वर अनएबल टू ड्रॉ दैट हिस्टोग्राम। मेरे ख्याल से यहाँ पे रखा हुआ है मैं दिखाया तो नहीं था शायद। तो मैं बाद में दिखाऊंगा, अभी टाइम बहुत लग जाएगा उसमें। वी हैव लिमिटेड टाइम। दैट वाइंड्स द फर्स्ट चैप्टर। आप प्लीज़ इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। आपने S1 को डिले नहीं करना प्रैक्टिस को, चाहे आपकी P1 की डिले हो चुकी हो। आपने S1 को डिले नहीं करना, क्योंकि S1 दोबारा से करने का कोई टाइम नहीं मिलेगा। सही है। आ, अभी कितनी आज ट्यूसडे है ना, सैटरडे फुल क्लास होगी, फिर ट्यूसडे फुल क्लास होगी, अगले सैटरडे, आज ट्यूसडे सॉरी, हाँ सैटरडे क्लास होगी, फिर ट्यूसडे होगी, फिर अगले सैटरडे जो है, तो आई थिंक रमज़ान शुरू हो चुका होगा। सही है, उसमें क्लासेस जो है वो फिर होंगी भी, थोड़ी सी 1 घंटे की हो जाएंगी वो। ओके, टू फिट एवरीथिंग इनटू द टाइम टेबल। हो सकता है सैटरडे वाली क्लास फिर भी ज़्यादा थोड़ी सी लंबी हो, बट ट्यूसडे वाली क्लास थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि वो दोपहर में होगी। ओके, तो हमने अभी कोशिश करनी है कि अगले 3 क्लासेस में आई थिंक आई कैन डू 2 चैप्टर्स। तो तकरीबन आधा सिलेबस जो है वो S1 का हो जाएगा हमारा रमज़ान से पहले। बाकी वो चलता रहेगा ग्रेजुअली। एक लंबा चैप्टर है, उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पहले हम छोटे चैप्टर्स कर लेंगे। भाई रमज़ान से पहले जो है वो मेरा टारगेट है कि ये सिलेबस ख़त्म हो जाए। अगर ईद के बाद रह भी गया तो वो एक परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस का चैप्टर रह जाएगा। सही है, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जो आखिरी वक्त पे करें तो ही याद रहता है। तो पता है मैं अगर अभी पढ़ा दूंगा तो सब भूल जाएंगे। सही है, तो उससे बेहतर होता है कि मैं एक ही दफ़ा एंड में सही से पढ़ाऊँ। सही है, तो दैट्स प्रॉब्ली गोइंग टू बी द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। उसके बाद 1 महीना होगा, हम जो है वो 8 क्लासेस होंगी, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे 9-10 पास्ट पेपर जो हैं वो क्लास के अंदर ही, 4-5 S1 के और 4-5 जो है। ओके, मैं आपको बता दिया करूँगा कि आपने ये वाले पास्ट पेपर प्रैक्टिस करके आने, आप प्रैक्टिस करके आएँ, और मैं क्लास में जो है वो जो तेज़ी से सॉल्व करूँगा, सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर दूँगा, लेकिन मैं तेज़ी से सॉल्व करूँगा। जो आपको समझ ना आ रहा हो आप क्वेश्चन पूछ। सही है, आप अपने लिए टारगेट सिंपल सा रखें। इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ डू S1 रेगुलरली। जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो उसका होमवर्क करें, और P1 के लिए स्पेस निकालना शुरू करेंगे। भाई P1 का रिवीजन शुरू करना ज़रूरी। आई वुड रिकमेंड कि आपको अगर लगता है कि मुझे 70% ऑफ सिलेबस आता है, तो आप डायरेक्ट जो है ना ईयरली पास पेपर सॉल्व करना शुरू। उसके अंदर बाकी 30% रिवाइज खुद ही हो जाएगा। सही है, तो अपने आप को ऑर्गेनाइज रखेंगे तो फ़ायदा होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी। सही है, प्रोबेबिलिटी की कहानी वहीं से शुरू होगी जहाँ ओ लेवल्स में होती है शुरू।
कुछ डेफिनेशंस मैंने लिखी हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। क्लास 5:45 तक होती है ना। हाँ बस 7 चैप्टर 8 चैप्टर। ओके। अच्छा, प्रोबेबिलिटी मेजर्स द लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट। आप चांस को मेजर कर रहे होते हैं ऑन अकरिंग ऑन अ स्केल ऑफ 0 impossible to 1 certain. We write this as p as the name of the event and its value can be expressed as a fraction, decimal or percentage. तो ये सारी बातें पुरानी है। The greater the probability, the more likely the event is to occur. सही है। तीन तरह के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, नॉट दैट इट मैटर्स। सिर्फ कंप्लीटनेस के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं क्योंकि अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका क्या मतलब है। The result of an experiment is called an outcome or elementary event, and a combination of these is known as simply as an event. For example, rolling an ordinary die is an experiment. Tossing a coin is an experiment. Spinning a spinner is an experiment. सही है। तो एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकता है। दैट हैज 6 पॉसिबल आउटकम्स। डाई को रोल करेंगे तो उसके 6 पॉसिबल आउटकम्स। इवेंट क्या चीज़ हो सकती है? ऑब्टेनिंग एन ऑड नंबर इज एन इवेंट। ऑब्टेनिंग एन इवन नंबर इज एन इवेंट। ऑब्टेनिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 इज एन इवेंट। सही है। एक इवेंट के अंदर मल्टीपल आउटकम्स हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका इवेंट अगर ऑड नंबर का है तो उसके अंदर 1 3 5 तीन आउटकम्स हो सकते हैं जिन पर आप सक्सेसफुल हो। तो आप जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड निकालेंगे तो आप मुझे कहेंगे सर 3 आउट ऑफ 6। तीन ऐसे आउटकम्स हैं जो ऑड हो सकते हैं आउट ऑफ 6 पॉसिबल आउटकम। सही है। ये ऊपर लिखा होता है प्रोबेबिलिटी नेम ऑफ इवेंट। ओके, इस तरह मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड लिख दिया, आप इवन लिख दें। फिर रेड ग्रीन इस तरह आते रहें। Random selection and equiprobable events. The purpose of selecting objects at random is to ensure that each has the same chance of being selected. This method of selection is called fair or unbiased, and the selection of any particular object is said to be equally likely or equal probable. नॉर्मली आप जब डाइस को रोल करते हैं, कहाँ रह गए थे भाई तुम? खैरियत, 4 बजे वाली क्लास में तुम 4:30 आए हो, तुम 4:45 आए। ब्रिलियंट। पहले जाके पूछो किताब आई है, मुझे नहीं पता आई है कि नहीं आई। अच्छा, आप जब डाइस रोल करते हैं तो हर नंबर का चांस जो होता है वो इक्वल 1 6 1 6 1 6 1 6 होता है। सही है। ए लेवल मैथ के अंदर आपको ऐसे भी सवाल आएंगे, नजर आएंगे जिसमें जो है वो चेक कर लो। ए लेवल में ऐसे भी सवाल आएंगे जिसमें बायस्ड होंगे। बायस का मतलब क्या है कि हर नंबर की प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं होगी। हो सकता है 6 आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, हेड और टेल आ रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो या टेल आने की। क्यों हो सकता है ऐसा? कॉइन एक साइड पे हैवी हो, सही है, तो वो साइड पे लैंड करने लगता है तो अपोजिट साइड की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। सही है। फॉर वट एवर रीज़न बायस आ सकता है। हमारी बुक चेक कर रहा था और इतने सारे मैसेजेस आए हुए होते हैं। द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अच्छा, बायस का मैंने आपको बता दिया, अभी बायस वाले क्वेश्चंस आएंगे। पहले हम देख लेते थे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसको ए नॉट पढ़ सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ सकते हैं, ए प्राइम पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ना चाहे। सही है। मैं जनरली इसको नॉट पढ़ता हूँ। ओके, तो मैं अगर आपको बताऊँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, मैं आज आपको बता रहा हूँ बारिश होने का चांस जो है वो 40% है, तो नॉट रेन कितना हो जाएगा? सही। आपको कैसे पता चला? आपने 100% में से माइनस किया। अगर ये डेसिमल्स में लिखा होता तो आप 1 में से माइनस करते हैं। सही है। इन इवेंट्स का एक नाम भी होता है, हम बाद में इनका नाम डिस्कस करेंगे।
सही। अभी फिलहाल हम कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ओके, ये एग्जाम्पल 3.1 बेकार है, ये छोड़ दें, आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहता है? An event is a set of possible outcomes from an experiment. So for rolling a die, you could say that A is the event that 5 is roll B. ये मैंने आपको बात बता दी कि इवेंट किसको कहते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने ओ लेवल मैथ में सेट्स एंड वेन डायग्राम्स में देखा था, ए यूनियन बी। सही है। अब ओ लेवल मैथ में आपको एक बात बताई जाती है कि भाई ए और बी लिखा है, तो और का मतलब प्लस होता है। सही। अब मैं आपको बता रहा हूँ और का मतलब कहीं कहीं प्लस ज़रूर होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी के अंदर उसका मतलब होता है ए यूनियन बी। सही। ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी। इसी तरह एंड आपको बचपन में पढ़ाया जाता है कि एंड लिखा हुआ है तो प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो। अब ज़रूरी नहीं है। उसका मतलब क्या है अब? ए इंटरसेक्शन से। सही। ए एंड बी का मतलब ए इंटरसेक्शन से। इंटरसेक्शन का सेट्स एंड वेन डायग्राम्स में मतलब क्या होता था कि दो इवेंट्स साथ अकर कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना पड़े, कहीं कहीं करना भी पड़ेगा। सही है, बट ज़रूरी नहीं है। हम हमेशा सोचेंगे ये कि दो इवेंट साथ अकर कर रहे हैं तो उनको कंबाइन कैसे किया जाए। सही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन सी इज द इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स ए एंड सी, दिस मीन्स बोथ ए एंड सी हैव टू हैपन। तो अब मैंने ए को क्या डिफाइन किया था? 5, एंड सी इज द इवेंट दैट एन ऑड नंबर इज रोल्ड। सही। तो ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे आउटकम्स सोचो दो जो ए को भी सेटिस्फाई कर रहे हो और जो सी को भी। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही आउटकम है ना, कि 5 खुद ही आ जाए तो 5 ऑड नंबर भी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितनी बन जाएगी? 1/6। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ए की अलग निकालें सी की अलग निकालें बाद में मल्टीप्लाई करें, वो अलग हो जाएगा। सही। ए एंड सी का मतलब है कि दोनों इवेंट साथ अकर करें। क्या क्या इवेंट होने चाहिए कि 5 आए और ऑड नंबर भी आए? तो हमें पता है कि 5 ऑड नंबर ही होता है, तो सही है वही आ जाए बस। तो कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगी। सही है। तो आप थोड़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग को आगे इन्हांस करना है थोड़ा सा। ज़रूरी नहीं है कि अब आपको नज़र आएगा मैं भी कहीं कहीं मल्टीप्लाई करूँगा, और मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा कि एंड लिखा हुआ है। मैं मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ कि इंटरसेक्शन निकालने के लिए जो है वो एंड इंटरसेक्शन निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। यहाँ तक समझ आ गई बात? अब जिस तरह सेट्स एंड वेन डायग्राम्स में प्लस माइनस के प्रॉब्लम्स होते थे, इस तरह अब यहाँ पे भी होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। सही है। और दिल अब ये तुम सोच रहे होगे सर माइनस क्यों हुआ है? सही है। अब ये माइनस क्यों हुआ है कि देखो, तुमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है, तो तुमने पूरा ए ऐड कर दिया। सही है। फिर आपने पूरा जो है वो बी भी ऐड कर दिया। तो ये वाला जो एरिया है ये दो दफ़ा ऐड हो गया ना। एक दफ़ा ए के साथ ऐड हो गया और एक दफ़ा बी के साथ हो गया, तो इसलिए एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। सही है। फार्मूला इस तरह बना हुआ है। आपने हर दफ़ा फार्मूला नहीं बनाना, टाइम ज़ाया होगा। आपको एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ याद हो जाना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। देखो नीचे, इवेंट सी एंड डी आर सच दैट
तुम अभी क्लास के एंड से पहले है ना पूछ के जाना कि आ गई है किताब या नहीं, वो बनी हुई है वो, बस उसने पहुंचा ही नहीं है। क्या निकालना है? फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी। और क्या दिया हुआ है? सी यूनियन डी दिया हुआ है ना। पहले तो मैंने अपना फॉर्मूला लिख लिया फर्स्ट। 4/5, 19/30, 2/5, लेकिन उस तरह मेरे लिए समझाना बहुत मुश्किल नहीं है। सही। तो 19/30, 7/, सही है। 7/30 बन रहा है। कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक? अभी मैं बिल्डअप कर रहा हूँ, सही है। बहुत सारी चीज़ें इसमें रिकॉल करने वाली होती हैं, मैं रिकॉल करा रहा हूँ सारी चीज़ें। वेन डायग्राम्स का सवाल जो है वो आज तक मैंने पास पेपर में नहीं देखा। तो यहाँ पे क्यों इंक्लूडेड है? बिकॉज आई वांट द लेक्चर टू बी एग्जॉस्टिव, कि भाई मैं जो ब्रॉड चीज़ें हैं वो सारी कवर एटलीस्ट कर चुका हूँ, ताकि एग्ज़ाम में कभी आ भी जाए तो नो रिस्ट्रिक्शन के एग्ज़ाम में आ सकता है या नहीं आ सकता। आप दूसरे जो बोर्ड्स होते हैं, ओ सी आर और एडेक्सल वगैरह, उसमें देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी के सवालों में अक्सर वेन डायग्राम्स आया करते हैं। हमारे में नहीं आया करते। देर इज़ नो स्टॉपिंग द एग्जामिनर कि भाई वो नहीं देगा। सही है। अच्छा, यहाँ पे शेडिंग नज़र आ रही है ना थोड़ी थोड़ी? हाँ, नज़र आ रही है। ये लेकिन नॉट ए। ये डार्क में जो शेड हुआ हुआ है वो ए शेड हुआ हुआ है, और लाइट में जो शेड हुआ हुआ है वो ए नॉट शेड हुआ हुआ है, यानी ए के अलावा सब कुछ। इसी तरह ए यूनियन बी, ये डार्क में शेड हुआ हुआ है, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो बाहर शेड हुआ हुआ है। सही है। इसको नाइदर ए नॉर बी भी कह सकते हैं। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे शेड हुआ हुआ है। सही। और बाहर क्या शेड हुआ हुआ है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। नॉट बोथ ए एंड बी, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये ट्रांसलेशंस इंपॉर्टेंट है भाई। जब मैं नाइदर ए नॉर बी की बात करूं, यानी मैं ए यूनियन बी प्राइम की बात कर रहा हूँ। सही है। तो अभी किसी पास पेपर में नहीं नज़र आएगी, मैं सिर्फ एग्जॉस्टिव बनाने के लिए ये सब बता रहा हूँ आपको। अजान में
ओके, कहते हैं इन अ सर्वे 50% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑन अ डेस्कटॉप, 60% ऑन अ लैपटॉप एंड 15% ऑन बोथ, व्हाट परसेंटेज ऑन नाइदर अ डेस्कटॉप और अ लैपटॉप। तो आपको नज़र आ रहा है मैं ये पूछ रहा हूँ, यानी अगर ए यूनियन बी निकाल लें तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो ये सब नहीं भी कर सकते तो आप जो है वो वो वेन डायग्राम खुद ही अपने लिए बना लें। सही है, आप अपने लिए बना सकते हैं और एग्जामिनर वर्किंग एक्सेप्ट करेगा ये वाली। सही, उसमें कोई मसला नहीं है। आपने कहा कि 50% फिल कैसे करते हैं, यहाँ पे 15 आ जाता है। सही, 50% पार्टिसिपेंट्स ऑन अ डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप में और कितने आ जाएंगे, सॉरी ये डी और ए होना, डी और एल होना चाहिए था। डेस्कटॉप में आ जाएंगे 35 और लैपटॉप में आ जाएंगे 45। मिला के 60 बनाने थे और 50 बनाने थे। ओके, तो ये सब मिला के कितने हो गए, 95। सही है, मिला के 95 हो गए। तो नाइदर अ डेस्कटॉप नॉर अ लैपटॉप, यानी इनके बाहर कितने लोग हैं, 15 हो गए बाहर। ओ सॉरी 5%, 5 हो गए बाहर। ओके, तो चाहे मैं फार्मूला से करूं चाहे मैं वेन डायग्राम बना के करूं, मेरी चॉइस है अभी। सही, अगेन नॉट अ पास पेपर क्वेश्चन, जस्ट समथिंग आई एम डूइंग टू मेक द लेक्चर एग्जॉस्टिव। ओके, आगे देखते हैं। बताओ, एप्पल्स और बनानास। ऐसे कितने लोग हैं जिनको एप्पल और बनाना पसंद, और एप्पल या बनानास पसंद है। आप चाहें तो काउंटिंग कर लेना, कोई वो फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं। कितने नज़र आ रहे हैं, 6, 7, 1, 3, 2 और 2। ये सारे लोग हैं ना जिनको या तो एप्पल पसंद है या बनाना पसंद है या दोनों भी पसंद हो, कोई मसला नहीं है मुझे। सही है, तो कितने हो जाएंगे, 13, 14, 17, 19 एंड 21। 21 आउट ऑफ, ये रहा लिखा हुआ, 40। सही है, मैं फार्मूला से इसको करता हूँ उमर, तो मुझे एप्पल अलग निकालना पड़ता, बनाना अलग निकालना पड़ता और ये इंटरसेक्शन भी अलग निकालना पड़ता, फिर सब करना पड़ता। सही है, लंबा काम हो जाता है, मुझे नंबर नज़र आ रहे थे मैंने करके। सही है, जस्ट टू शो यू हाउ वेन डायग्राम्स ऑपरेट। कोई सवाल? सही है, अब एक और डायग्राम जो आपने एक डायग्राम जो आपने पहले पढ़ा हुआ क्या है, पॉसिबिलिटी डायग्राम्स। पॉसिबिलिटी डायग्राम्स कब बनाए जाते हैं, जब आपको स्कोर निकालना होता है, कोई दो नंबर्स को ऐड करके, इस तरह की सिचुएशन होती है आपके पास। सही है, मैं जनरली कहता हूँ कि आपने एक और भी टाइप ऑफ ट्री डायग्राम सीखा हुआ है, ट्री डायग्राम। सही है, या तो पॉसिबिलिटी डायग्राम बनता था या ट्री डायग्राम। ओ लेवल मैथ के सवालों में क्या डिस्टिंक्शन होती है अली, जहाँ पे ऐसे इवेंट्स हों जो साइमल्टेनियसली हो रहे हों, कि तुमने दो डाइस रोल किया, उनके स्कोर्स को ऐड किया। सही है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी बनता है। जब एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो कि एक के बाद एक डिसीजन पॉइंट है, सही, आगे जाके आपको सवाल नजर आएगा ऐसा, Ruth drives her car to work provided she can get it to start. When she remembers to put the car in the garage the night before, it starts next morning with a probability of 0.95। तो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहा है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में फिर क्या करना चाहिए, ट्री डायग्राम बनाना चाहिए। अभी हमारे पास दो डाइस रोल हुए हैं, तो क्या बनाना चाहिए हमें, पॉसिबिलिटी डायग्राम। वो तो बना हुआ है पहले से, मैं आपको इसको फिल करना बता रहा हूँ।
सही है, सिंपल है, ऐड करना है स्कोर, जल्दी से ऐड कर लें। 7 8 9 10, 10 9 8 7 6 5 6 7 8 9। ये जनरली डाइस में तो ऑर्डर में ही चल रहे होते हैं, सही, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। आई होप किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। सही है, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3 एंड सो ऑन। मैंने सारे नंबर्स ऐड कर दिए। कितने आउटकम्स हैं? 36। 6 by 6 का मैट्रिक्स है ना, तो ये आपने नोटिस कर लेना। अब जो भी प्रोबेबिलिटी निकलेगी उसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा होगा? 36। तो ये प्रोबेबिलिटी या कैलकुलेट करते हुए याद रखें, डिनोमिनेटर ऑन इट्स ओन ही अक्सर मार्क्स कैरी करेगा। अब डिनोमिनेटर कम से कम सही लिखें। सही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्कोर ऑफ 4? तो आउट ऑफ 36 कितने 4 हैं? 3 4 हैं भाई। 1 2 3। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम? सबसे लाइकली आउटकम पूछ रहा हूँ। 7 आना चाहिए, सबसे लाइकली आउटकम 7 है, क्योंकि उसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी? 6 नहीं है प्रोबेबिलिटी। 6 क्या है? क्या है प्रोबेबिलिटी? 6 आउट ऑफ 36। भाई, आउट ऑफ 36 होगी ना प्रोबेबिलिटी तो। तुम एक एक्स्ट्रा गिन रहे हो, ये आउटकम नहीं है, ये आउटकम नहीं है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6। ये ब्लैक में जो पहले से लिखा हुआ है वो भी एक आउटकम ही है। अदर डायग्राम पहले से फिल्ड था। तो आपको पता होना चाहिए। लूडो नहीं खेलते हम लोग क्या घर पे? वैसे तो सारा दिन फोन पे चल रहा होता है लूडो। हाँ, तब तुम्हें पता होना, ये तो पता होना चाहिए ना, यार वो लिखे हैं स्कोर्स। देखो, फर्स्ट डाई सेकंड डाई लिखा हुआ तो है, चाहे वो टाइपिंग जैसी भी हुई भी हो। तो मुझे पता है, तो वो तुम्हें यहाँ पे शेडिंग नहीं नजर आ रही है ना, तो तुम्हारे को पता नहीं चल रहा। खैर, ख्याल रखिएगा। ये उस दिन भी किसी ने कहा था, ये नहीं गिनने होते भाई आपने, जब अंदर वाले आउटकम्स 36। ओके, ये बनाना सीख लिया। सही है। अब जो है, व्हाट आई वांट टू टीच यू हियर, इसके फिर से वही है, टू ऑर्डिनरी अनबायस्ड आइसोथ्रोन। मैंने क्या क्या कैलकुलेट करने को कहा है? मैंने कहा है, टू ऑर्डिनरी अनबायस्ड आइसोथ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन द टू डाइस इज 3, द सम ऑन द टू डाइस एक्सीड्स 9, द टू डाइस शो द सेम नंबर। चार अलग अलग पूछे हैं। द नंबर्स ऑन द टू डाइस डिफर बाय मोर देन 2। पहले दो में तो सम ही निकालना है, लेकिन फिर सेम नंबर भी देखना है और फिर डिफरेंस भी देखना है। और यहाँ पे उमर मैं एक पार्ट ई ऐड कर रहा हूँ। सही है। मैंने बी और डी को कंबाइन करके पार्ट ई बना दिया है। बी और डी की जो कंडीशंस हैं वो मैंने ई में दोबारा लिख दी हैं। सही है, लेकिन ऐड लगा के लिख दी हैं। ऐड का मतलब अब इंटरसेक्शन में पूछ रहा हूँ। अब देखिए, ए लेवल मैथ में डिफरेंस है ना थोड़ा सा, कि अब डिफिकल्टी में बढ़ाऊंगा। तो अब आपने नोटिस करना है कि मैं सिर्फ, अब वैसे तो उमर मैं चाहूँ तो चार अलग अलग हर पार्ट के लिए अलग एक पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाऊँ और सॉल्व कर दूँ सवाल को। सही है, बट उससे आगे जाके मसला होगा। मैं एक ही पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाऊंगा और उससे आपको पूरा सवाल सॉल्व करना सिखाऊँ। सही है।
सही है, 2 डाइस रोल किए हैं तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 तो बनेगा। अब पहला क्या है, द सम ऑन द 2 डाइस इज 9, इज 3, सॉरी पहले 3 है। तो अब मुझे बताओ किन किन नंबर से 3 है। अब ये एक काम हर दिल में यही कर सकता हूँ, मैं सारे नंबर लिख लूँ, लेकिन इतनी सारी कैलकुलेशन करने का कोई फायदा होना है नहीं, मुझे तो सिर्फ सम ऑफ 3 ढूंढना है। तो कैसे कैसे आ सकता है, 1 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1, बस यही हो सकता है। तो मैंने ए और ए लिख दिया भाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया, 2 आउट ऑफ 36। उमर फ़ोन बंद करो, ये मैंने ना अपनी स्कूल की क्लासेस में लगा दिया है, 100 रुपये फ़ाइन एवरी टाइम यू टच योर फोन। बहुत अमीर होने वाला हूँ मैं, जिस हिसाब से आप लोग फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। 2 आउट ऑफ 36 हो गया, सही है। वो रिड्यूस करना आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, वो लेवल में मैटर करता था, वो लिखा होता था ना सिंप्लीफाइंग आराम से, या नहीं लिखा होता, कर दो तो भी कोई मसला नहीं। तो सम ऑन द 2 डाइस एक्सीड्स 9, 9 से ज़्यादा सम। 1 6 6 से स्टार्ट कर लूँ, गुड आइडिया, यहाँ पे बी पे लिख दिया, सॉरी 6 5 6 4। अभी रुक जाओ, मैं पूरा करूँगा फिर तुम्हें पता चलेगा, सही है। मुझे पता था कोई ना कोई बोलेगा, रुकना पड़ता है। 6 3 एक्सीड्स 9 का है भाई, 6 3 कैसे हो सकता है। 5 5 5 6 4 6, सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब द 2 डाइस शो द सेम नंबर, तो 1 1 2 2 3 3। अच्छा मैं सॉरी, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखना भूल गया। कितने थे, सही है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, सही है। अब अर्दिल मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि दिस मेथड विल नाउ इनेबल मी टू फाइंड बी इंटरसेक्शन सी। अब मैं तुमसे पूछूं बी इंटरसेक्शन सी, देख के बताओ भाई। कितनी दफ़ा इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कॉमन कहाँ का है, 2 दफ़ा, तो 2 आउट ऑफ 36। अगर तुमने सिर्फ पिछला वाला डायग्राम देखा होता अर्दिल, तो तुम ये वाला पार्ट ना कर पाते, और अभी तुम पार्ट ई भी फिर नहीं कर पाओगे। अब देखो अगला पार्ट क्या है, द नंबर्स ऑन द 2 डाइस डिफर बाय मोर देन 2। तो यानी डिफरेंस का तुम्हें एक अलग बनाना पड़ता, फिर वो तो सम का बना हुआ था, सही है, डिफरेंस का अलग बनाना पड़ता। अब डिफर बाय मोर देन 2, यानी उनका आपस में डिफरेंस जो होना चाहिए वो 2 से ज़्यादा होना चाहिए। हम ये 1 वाली रो पहले चेक करते हैं, ऑर्डर में स्टार्ट करो ना। 1 और 1 कितना डिफरेंस है, 0। 1 और 2 कितना डिफरेंस है, 1 का। 1 और 3 कितना डिफरेंस है, 2 का, लेकिन मुझे 2 से ज़्यादा चाहिए, तो 1 और 4 आएगा, 1 और 5 आएगा, 1 और 6 आएगा। 2 और 4 का डिफरेंस 2 होता है, 2 और 5 का डिफरेंस 3 होता है, 2 और 6 का डिफरेंस 4 होता है। डिफरेंस होना चाहिए इन दोनों में, सही है बॉस। फिर 6 और 3 बनेगा, 3 और 6 वटेवर। और भाई ये गुड, 4 1 5 1 6 1 5 2 6 2, सही है, यहाँ तो क्लियर है। अच्छा, अब मैंने क्या पूछा, द सम ऑन द 2 डाइस एक्सीड्स 9 एंड द 2 नंबर्स डिफर बाय मोर देन 2। तो 9 से एक्सीड भी हो, यानी बी भी सेटिस्फाई हो और ई भी सेटिस्फाई हो, देयर इज नो इंटरसेक्शन 0। अब अगर ये तुमने ना बनाया होता इस तरह डायग्राम, तो बहुत मुश्किल था कि तुम इसका सेंस बना पाते, सही है। तो अब थोड़ा इंटेलिजेंटली हमने इसको बनाना होगा। क्यों बनाना होगा, इलाही यहाँ पे आगे जाके एक चीज़ अभी हम पढ़ेंगे जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में इंटरसेक्शन निकालना ज़रूरी होता है।
तो जब तक मैं इंटरसेक्शन विजुलाइज नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं निकाल भी नहीं पाऊंगा। सही है। तो डी का आंसर कितना आना था? 12। और ई का 0, क्योंकि कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है। जब डिफरेंस मोर देन 2 है तो सम जो है वो 9 को एक्सीड नहीं कर पा रहा। सही है। क्लियर हो गई बात? तो इसलिए मैंने अब ट्री पॉसिबिलिटी डायग्राम को चेंज किया है। बनाना कब है? जब हमारे पास साइमल्टेनियस इवेंट्स हो रहे हैं। सही है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? आगे बढ़े। अब वो लेवल की जो आखिरी चीज़ रिवाइज करनी है वो आज की क्लास में रिवाइज करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सही है। वो आखिरी चीज़ क्या रिवाइज करने की है? वो ट्री डायग्राम्स। सही। कब बनते हैं? जब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो। क्या हुआ, लिखना है अर्जुन? लिख लो चलो। हो गया? ओके। ट्री डायग्राम्स कब बनते हैं? जब आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो। यहाँ पे पढ़ें सवाल। एवरी सैटरडे जॉन इनवाइट्स मार्क टू द थिएटर और टू द cinema. 70% of his invitations are to the theater and 90% of those are accepted. Mark rejects 40% of the invitations to the cinema. Find the probability that John's invitation is accepted on any particular Saturday. क्वेश्चन नहीं कह रहा ट्री डायग्राम बनाने को, कहीं कहीं कहेगा भी, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि इट्स अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, क्योंकि आगे उमर इसके और भी पार्ट्स होंगे 1 2 3 करके। तो मेरे लिए बेहतर होता है कि मैं ट्री डायग्राम पहले ही डिसाइड कर लूँ कि मुझे बनाना है या नहीं बनाना। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है तो बना लें। सही है। तो आपने कहा कि मार्क जो है वो भाई इनवाइट कर रहे हैं, कहो थिएटर और सिनेमा। पहला डिसीजन पॉइंट ये है कि उन्होंने इनविटेशन कहाँ की भेजी। प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी? अच्छा, आउटकम्स जो होते हैं वो ब्रांच के एंड पे लिखे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ब्रांच के ऊपर लिखी जाती है। 70 आर टू द थिएटर, तो 0.7 लिख दूँ तो नीचे कितना आ जाएगा सिनेमा की? 0.3 आ जाएगा, क्योंकि मिला के 1 बनना होता है। फिर या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। भाई कौन सी एक्सेप्ट कर रहा है भाई वो? मार्क रिजेक्ट्स 40% टू द सिनेमा एंड 90% ऑफ द थिएटर है एक्सेप्ट। सही है। तो 0.9 एंड 0.1, 0.6 एंड 0.4। सही। अब एक चीज़ उमर जो मैं इनकरेज करूँगा वो यहाँ पे, वो है इसके आगे इसके आउटकम्स लिखना। ये आउटकम है टी ए, ये आउटकम है टी आर, ये आउटकम है सी ए, और ये आउटकम है सी आर। मुझे किसकी निकालनी है? जॉन्स इनविटेशन इज एक्सेप्टेड, यानी जिनमें ए आ रहा हो। किस किस ब्रांच में ए आ रहा है?
TMA और CAMA, तो मैंने यहाँ पे लिख दी 0.7 इंटू 0.9 प्लस 0.3 इंटू 0.6। सही है। क्या हुआ? तीन आगे चली गई। और सही है। क्या आ रहा है, कोई नंबर बताएगा? 0.8163 और 18, सही है, हाँ। क्लियर। तो अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये अननेसेसरी सा स्टेप है, ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। आई अंडरस्टैंड। अभी मैंने बहुत सिंपल सवाल रखा हुआ है। आगे मैं जाके आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसमें फिर आउटकम्स चूज करने होते हैं कि कौन से न्यूमरेटर में आ रहे हैं, कौन से डिनोमिनेटर में। तो इंपॉर्टेंट होता है कि आपने पहले से बनाए हुए उस तरह। सही है, तो आदत डालें, फ़ायदा होगा आगे। आप जब ट्री डायग्राम बना रहे होंगे, एग्जाम में ट्री डायग्राम भी बनाने को आते हैं और कॉम्प्लिकेटेड वाले भी आते हैं। सही है, बहुत जल्दी से बना लो फिर। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन आपने खुद करना है। हो गया? करें। हो गया? सही है। एनी क्वेश्चंस? ये आज आखिरी के सवाल कर लेते हैं।
क्या कहता है? there are 4 red, 3 green and 5 blue discs in a bag. 2 discs are drawn out. Find the probability that the 2 discs drawn are this of the same color are drawn. सही है? तो 3 ब्रांचेस बनेंगी. सही है? रेड, ग्रीन, ब्लू. अच्छा, ये डिस्क, पेन्स, मार्बल्स वाले सवाल जो है ना, उनमें ट्री डायग्राम अगर 2 चीज़ें ड्रॉ आउट हो रही हैं तो ट्री डायग्राम कन्वीनियंट होता है. 2 से ज़्यादा होने लगे फिर ट्री डायग्राम्स बड़े इनकन्वीनियंट होना शुरू हो जाते हैं. सही है? अभी देख लेते हैं हम. फिर मैं एक और बात बताऊंगा क्लास ख़त्म करने से पहले. क्या? 4, 3 and 5. तो ये रेड के बाद रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? एक कम हो जाती है ना? सही है. बाय डिफ़ॉल्ट आप ये कहेंगे कि दीज आर इवेंट्स विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी बैग के अंदर दोबारा नहीं रख रहा मैं. सही है? रिप्लेसमेंट लिखनी होगी तो वो लिखेगा. बाय डिफ़ॉल्ट आपने ये अज्यूम करना है कि बैग से निकाल ली तो कम हो जाएगी प्रोबेबिलिटी. तो ये फिर मैं आउटकम्स लिख लेता हूँ. और यहाँ पे मैंने वैसे आउटकम्स नहीं लिखे थे ना. और जी, और बी, जी और, जी जी, जी बी, बी और, बी जी, बी बी. कौन सी चाहिए? हम द सेम कलर. तो सेम कलर के लिए सही है. सही है. कितना बन रहा है ये? 132 in the denominator, 12, 6, 18, 20, 38 और 132 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. उसी आंसर को कर दो ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट. सेम बात. सही है. तो मैंने 38 ओवर 132 लिखा है 19 ओवर 6. सही है. अब आप अली मुझे कह सकते थे कि सर ये ट्री डायग्राम तो ज़ाया ही हुआ, वैसे इसका कोई काम नहीं था. ज़्यादा पार्ट्स होते तो शायद काम भी आता. ये तो मैं सिर्फ लेटर्स लिख के भी कर सकता हूँ. मैं आर लिखता, जी लिखता और बी लिखता और कर सकता. सही है. एंड दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इन द नेक्स्ट क्लास. ये अगला जो सवाल है वो ये कहता है बाय यूजिंग अ ट्री डायग्राम और अदरवाइज. तो अदरवाइज में क्या क्या बातें सोचनी होती हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, क्योंकि आज की क्लास में वो पूरा नहीं हो पाएगा. सही है. तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास. हम ट्री डायग्राम को अवॉइड करना सीखेंगे. ओके. एनी क्वेश्चंस? सही. मिलते हैं आपसे सैटरडे को. जी.